अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि मेरी वॉइस सबको आ रही होगी। एक दफ़ा मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दीजिएगा इस चीज़ का। जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। आ रही है सर। थैंक यू थैंक यू। यस सर, आ रही है। अच्छा, मेरी स्क्रीन भी सबको शेयर हो रही है? यस सर। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या बातें डिस्कस हुई थी, कोई भी बंदा बता दे। और पहली बात यह है कि अपने सारे लोग ना नाम एडिट करने, अपनी आईडी भी मेंशन करें यहाँ पे नेम के साथ। अच्छा जी, तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? मानूर आसिम जी जनाब, सुन सकती हैं मुझे? मानूर आसिम 12678। मानूर आसिम। आमना इकबाल 12683। आमना इकबाल 12683। आमना इकबाल। यस सर। सर हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की डिस्कस किया था, सॉफ्टवेयर वगैरह, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह, वो बताया था आपने। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम का बताया था कि कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें होती क्या है आमना? के फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, सूडो कोड, ये सब होती क्या है? सर प्रोग्राम को रन करने के लिए मतलब जो इस्तेमाल होती हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए। प्रोग्राम में तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होती है। प्रोग्राम में तो कोड चलता है जहां तक मुझे पता है। तो सर वो बनाए जाते हैं ना, ये सारे एल्गोरिथम वगैरह के जरिए बनाया जाता है। मैं यही पूछ रहा हूँ, ये होते क्या है? सवाल मेरा ये है कि व्हाट इज एल्गोरिथम, व्हाट इज फ्लो चार्ट, व्हाट इज सूडो कोड, ये होते क्या है? फिर इसके बाद लिखा जाता है कोड, लेकिन ये चीजें क्या होती हैं? इंस्ट्रक्शंस। उनजिला कह रही है इंस्ट्रक्शंस। बस सर प्रोग्रामिंग के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं पहले, प्रोग्राम बनाने से पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। चलो, यानी आपकी इस बात पे मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये सारी रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोग्राम की, ऐसा है? यस सर। ठीक है, और ये हकीकतन ही रिप्रेजेंटेशन होती हैं। कोड तो इनके बाद लिखा जाता है। जब तक कि आपको पूरा डिजाइन रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा, आपके सामने रिप्रेजेंटेशन ही नहीं आएगी, यानी जब तक कि आपको पता नहीं है कि रूम का स्ट्रक्चर, घर का स्ट्रक्चर क्या बनाना है, तब तक कि आप एक ईंट भी खड़ी नहीं करोगे। ऐसा है? यही बातें जो है वो डिस्कस हुई थी हमारी लास्ट क्लास में। अच्छा सर भाई, वॉइस लोगों को मेरी वॉइस लैग कर रही है, मुझे बता दें मेरी वॉइस अब सही आ रही है आप लोगों को या नहीं? सर वॉइस कट रही है, सर बहुत ज्यादा लैग हो लैग रहा कर रही है। चलो फिर एक काम करते हैं, मुझे अब बताओ कि मेरी वॉइस, क्या बताओ मुझे कि मुझे, मैंने हैंड फ्री निकाल दी है। सही आ रही है अब सर। मेरी सर आप वॉइस सही तुम आ रही लोगों है। को सही आ रही है। आ रही है या नहीं? चैट पे बताओ भाई। अब मैं तुम लोगों को सुनूंगा कैसे भाई? मुझे सवाल पूछने थे, ये भी सही है। चलो भाई, एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं, फिर अपनी लैब नंबर 2 पे आते हैं। लैब नंबर 1 में हम लोगों ने बात की थी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन की, जहां तक मुझे याद है। और उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर की दो अदर टाइप्स देखी थी। सही है? कौन कौन सी थी? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या चीजें आ रही थी कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लाइक लिनक्स, विंडोज, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या चीजें आ रही थी? लाइक योर व्हाट्सएप एप्लीकेशन, लाइक योर
मैनी अदर एप्लीकेशन, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ रही थी। फिर और क्या चीजें डिस्कस हुई थी भाई? आ गए थे प्रोग्राम पे। दो टाइप के प्रोग्राम थे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थी। कौन कौन सी थी भाई? चैट पे कोई बताएगा? या चलो मैं दोबारा हैंड फ्री लगा लेता हूँ, मुझे वॉइस पे बता दो आप लोगों की वॉइस क्योंकि लैग नहीं कर रही, मेरी कर रही है। कौन कौन सी एप्लीकेशन टाइप थी भाई? वो प्रोग्राम टाइप थी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन थी। हाई लेवल, वेरी गुड। और लो लेवल असेंबली लो लैंग्वेज। लेवल। अच्छा, लो लेवल असेंबली लैंग्वेज क्यों कहा आपने? असेंबली लैंग्वेज लो लेवल होती है? जी सर। सर कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जो होती है। सर आपकी नहीं, आवाज में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आवाज नहीं आ रही है। देखो मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि क्या असेंबली लैंग्वेज लो लेवल हो रही है? ये भाई ने भी कहा, एक मसला छिड़ गया। सर लो लेवल लैंग्वेज तो सर जो ह्यूमन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते उसे कहते हैं ना। अच्छा स्टूडेंट्स, एक मिनट बाद मुझे 2 मिनट का आप लोग को दिएगा टाइम के। मैं सिर्फ अपनी हैंड फ्री चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों से वॉइस में बात हो सके। ठीक है, प्लीज मुझे 2 मिनट दीजिएगा। चलो स्टूडेंट, अब मुझे बताएं मेरी वॉइस अभी भी लैग कर रही है तो? अब सही आ रही है मेरी वॉइस सबको? यस सर। चलें, वेरी गुड। हाँ तो भाई बात हो रही थी असेंबली लैंग्वेज को। एक भाई साहब ने कहा था कि भाई लो लेवल है, कि क्या उसमें हम लोग 0 1 की इंस्ट्रक्शन देते हैं? नहीं भाई ऐसा नहीं है। चलो अपनी पहली गलतफहमी को दूर करो। असेंबली लैंग्वेज का आप लोगों का भी तकरीबन इसके बाद 2 सेमेस्टर छोड़कर आप लोगों का एक कोर्स आएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, कोल के नाम से। उसमें बकायदा आप लोग असेंबली लैंग्वेज खुद लिखोगे और आपका सिस्टम उस असेंबली लैंग्वेज को रीड करेगा और बाइनरी में आपको रिजल्ट देगा। तो असेंबली लैंग्वेज को हम लोग ना तो हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं ना लो लेवल, वो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। कुछ लोग उसको लो लेवल लैंग्वेज में भी लेके आते हैं, बट वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है, उसमें हम लोग रजिस्टर्स वगैरह पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज पे तो पहले हम लोग अपनी फाइल क्रिएट, ओबीजे फाइल जो है वो exe में कैसे चेंज होती, कंपाइलर रीड करता है, देन उसके बाद वो बाकायदा हम लोग डायरेक्ट रजिस्टर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं।
क्योंकि हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन जाती है सीपीयू को वो रजिस्टर से जाती है ना। तो क्या होता है कि भाई पहले हमारी तरफ से इंस्ट्रक्शन चले गई हार्ड डिस्क से, देन उसके बाद उसका कैशे क्रिएट होता है, कैशे क्रिएट होने के बाद रैम में जाती है, रैम के बाद कैशे क्रिएट होता है, फिर उसके बाद जो है वो रजिस्टर में जाती है, देन रजिस्टर से जो है वो सीपीयू इंस्ट्रक्शन को लेता है। तो हम लोग असेंबली लैंग्वेज में क्या करते हैं, डायरेक्ट ही इंस्ट्रक्शन सीपीयू को दे देते हैं। तो इसलिए हमारा डायरेक्ट काम हो जाता है। बट असेंबली लैंग्वेज को हम लोग प्योरली ये नहीं कह सकते कि यार ये लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज 0101 में आ जाती है। कुछ लोग कैटेगराइज करते हैं, बट मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है ये असेंबली लैंग्वेज। इज इट क्लियर और नॉट? अच्छा जी, नो सर। तो अब नॉट किसी ने कहा था भाई, कुछ समझ में नहीं आया आपको? वो फ्रांस जुल्फिकार। चलो वेल, और क्या बातें हुई थी भाई डिस्कस? प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन हुई थी। कौन से 4 स्टेप फॉलो होते हैं उसमें? हफ्ता Problem मुश्ताक, definition. हफ्ता मुश्ताक 12677। पहले प्रोग्राम डिफाइन करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम एनालिसिस होता है जिसमें प्रॉब्लम्स को स्मॉल स्टेप्स में करते हैं, पहले फिर प्रोग्राम डिजाइन एल्गोरिदम करते हैं। अप्रोच। नहीं, प्रोग्राम प्रॉब्लम डिफाइन करते प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं ना, आप कह रही थी प्रोग्राम, या शायद मैंने गलत सुना हो। हैं। फिर प्रॉब्लम एनालिसिस होता है जिसमें स्टेप्स में ब्रेक करते हैं प्रॉब्लम को। उसके बाद एल्गोरिथम बनता है और फ्लो चार्ट, और फिर कोडिंग होती वेरी गुड। प्रॉब्लम डेफिनेशन को क्यों प्रॉब्लम एनालिसिस में जो है वो ब्रेक डाउन किया जाता है, क्या रीजन होती है उसकी? है, सिंप्लीफाई करने के लिए। हमने कैलकुलेटर की एग्जांपल ली थी, क्यों उस प्रॉब्लम को एनालिसिस में जो है वो ब्रेक डाउन किया गया था? व्हाई? जी मोहम्मद अली 12692। सर वो इसलिए किया था क्योंकि ये है ना, मतलब कि स्टेप्स जो होते हैं ना उनको स्मॉलर और है ना सिंपलर कर देता है। इस वजह से ये वो प्रॉब्लम एनालिसिस होते हैं। वेरी गुड। ताकि ताकि हम लोग जो भी काम करें माइलस्टोन को अचीव करते हुए चलें। सही है, स्टेप बाय स्टेप के भाई पहले ये प्रॉब्लम ब्रेक डाउन की है, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, फिर उसके बाद बजाय इसके कि पूरा ही प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करने बैठो तो जुम्मा हो जाएगा। अच्छा भाई, अगली बात क्या थी उसके बाद? हाँ चलिए, ये मुझे बताएं, हमजा अहमद वजी। हमजा अहमद वजी सुन सकते हैं भाई मुझे? अच्छा जी। मोहम्मद शहरियार गौरी 12664। सब निकले हुए हैं घर से बाहर। अच्छा जी। अनान पिरानी, अनान पिरानी। अनान पिरानी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? अनस खान, जी अनस खान, आपको मेरी वॉइस आ रही है?
पता नहीं मेरी वॉइस सबको आ भी रही है भाई, मुझे एक दफा एक्नॉलेज करो, मेरी वॉइस आ रही है सबको? यस सर। अच्छा, मुझे लगा किसी को भी नहीं आ रही, यानी सारे लोग भागे हुए हैं इस टाइम कनेक्ट होके। चलो ये भी पता चल जाएगा। या हिंगरू यानी हिंगोरा, सॉरी, या 12665 या ये जी सीन चल रहा है भाई, सब भागे हुए हैं, गई अटेंडेंस सबकी। जुहेब हुसैन, अच्छा जी। या भाई मेरी वॉइस का तो जवाब दें, वॉइस में बात करें। माइक ठीक नहीं है, सही है, ठीक है। वजीहा खान 12663 वजीहा खान। यस सर। अच्छा वजीहा, मुझे मुझे ये बात बताएं कि सूडोकोड और एल्गोरिथम में डिफरेंस कहाँ पे आता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड सूडोकोड? सर कीवर्ड्स और फंक्शंस में। जी इलेबोरेट करें जो आपको जरा। सर एल्गोरिथम में हम स्टेप बाय स्टेप जो है प्रॉब्लम को करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, और प्रोसीड्यूर कोड में नहीं करते। सॉरी दोबारा सैम्पल्स बताएं। में करते हैं। एल्गोरिथम में हम रिप्रेजेंट करके उसको जो है एक्सप्लेन करते हैं प्रॉब्लम को, और प्रोसीड्यूर किस कोड में चीज में एक्सप्लेन करते कीवर्ड हैं? डिस्प्ले मैं वही करते हैं। चीज पूछ रहा हूँ, किस चीज में एक्सप्लेन करते सर हैं? स्टार्ट स्टॉप वगैरह, इनपुट आउटपुट। सो सूडोकोड में भी तो यही काम हो रहा होता है, इनपुट आउटपुट का, सर लेकिन सैम्पलाइज हो रहा होता है ना, सैम्पल यूज कर रहे सिंपलाइज हो रहा होता है। थे। यानी एल्गोरिथम में सिंपल हम लोग नेचुरल लैंग्वेज में उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, नॉर्मल हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई सिंबल यूज नहीं हो रहा होता। अगर हम कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस ऑपरेशन का नाम लिखा जाता है बाकायदा इंग्लिश जी वर्डिंग में। बट सूडो कोड में अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है तो उसका सिंबल डिफाइन किया जाता है। अगर कोई वैल्यू यूजर से इनपुट होके किसी वेरिएबल में जा रही होती है तो एरो के निशान से सिंबलाइज किया जाता है। चलें, वेरी गुड। अच्छा जी, आखिरी चीज जो मुझे पूछनी है वो ये पूछनी है भाई, कोई भी बता दे जिसको आता हो, या बल्कि दोबारा कॉल कर लेते हैं उन नामों को। ताबिश 12668 ताबिश। 12668 ताबिश। अच्छा ये तमाम चीजें जो है ना, ये तमाम नाम रिकॉर्ड हो रहे हैं, अटेंडेंस लगेगी अब इनके बिहाफ पर, सब भागे हुए हैं। जी ताबिश, माइक खराब है आपका भी? उनजिला ज़ारा, उनजिला। जी सर। सर उनजिला, क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। सवाल मैं अब पूछने लगा हूँ नया। जी मैं जी। ये पूछ रहा हूँ कि फ्लो चार्ट में डायमंड शेप का क्या मतलब होता है? देख के बता दें। जी सर। सर डिसीजन मेकिंग होता है। ना ना, जब मैंने आपसे पूछा था तब तो आप कह नहीं रही थी, अब आपने फटाफट कह दिया, ये क्या बात हो गई? मुझे आवाज नहीं आ रही थी। तो आप मुझे चैट पे बता देते। चले, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। अब ये मुझे बताएं, जो हमारे पास पॉलीगॉन शेप जो होती है उसमें और स्क्वायर शेप में डिफरेंस क्या होता है?
एक पॉलीगॉन और एक नॉन पॉलीगॉन शेप होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाँ यूं कह सकते हैं पॉलीगॉन या फिर जो है वो रेक्टेंगल शेप में, रेक्टेंगल शेप में। सर एक में प्रोसेस होता है रेक्टेंगल में और दूसरे में इनपुट आउटपुट। सिर्फ इनपुट दूसरे आउटपुट में हो सकता है? कैलकुलेशन कैलकुलेशन भी। कैलकुलेशन किस में होती है भाई? सर रेक्टेंगल के अंदर प्रोसेस आता है ना। रेक्टेंगल के अंदर प्रोसेस सर आता कुछ है। टेढ़ा सा बना होता है ना उसमें। हाँ वही टेढ़े की बात कर रहा हूँ, वो जो थोड़ा कर्व सा होता है। जी। हाँ उसमें क्या होता है? उसमें इनपुट आउटपुट होता है और कैलकुलेशंस होती हैं। चले वेरी गुड, रिजल्ट थैंक यू। रिजल्ट। ठीक है जनाब। अच्छा अब जो मेजरली मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई कुछ स्टेप्स को, मेरा मकसद कोडिंग पूछना नहीं था, मेरा मकसद ये था कि जो सीएमडी से हमने इस वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था, ये वाला एक अदद प्रोग्राम था, इसमें हमने ना तो अभी इस बात को डिस्कस किया था कि भाई ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ये क्यों लिखा है, और इवन सिर्फ इस बात को सिर्फ इसलिए डिस्कस किया था कि भाई कुछ भी हमें अगर प्रिंट करवाना हो तो हमें ये वाली इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है, console.writeLine। सही है, ये सी शार्प का मैसेज प्रिंट करवाने के लिए इंस्ट्रक्शन है सी शार्प के अंदर। अगर हम लोग जो है वो जावा की बात करें तो हमारे पास जो है प्रिंट एलन की इंस्ट्रक्शन आती है, सही है, system.out.println। इसी तरीके से अगर हम लोग सी लैंग्वेज की बात करें तो प्रिंट एफ की जो है वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आती है। तो इसी तरीके से हर लैंग्वेज की प्रिंट इंस्ट्रक्शन डिफरेंट होती है, लेकिन काम सबका क्या होता है, किसी भी मैसेज को अपनी सिंटैक्स डिफरेंट होता है। हाँ सिंटैक्स डिफरेंट होता है, सही है, बट काम सबका एक ही होता है, प्रिंट को। इसी तरीके से सी शार्प में जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की होती है। इसके दरमियान जो हमारे पास डबल कोटेशन में जितना भी लिखा हुआ होता है, डबल कोटेशन के अंदर, मैं डबल कोटेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हम इस इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें ये जो डबल कोटेशन है ये सिर्फ स्ट्रिंग टाइप को या आपके मैसेज को आइडेंटिफाई करते हैं कि इनके दरमियान जो कुछ होगा वो आपका मैसेज होगा, जिसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। देखें स्ट्रिंग क्लास याद रखिएगा, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग जो भी आपके इंग्लिश वर्ड्स होंगे और उन इंग्लिश वर्ड के साथ अगर आपके 1 2 3 भी हो सकती है स्ट्रिंग, और इसी तरीके से जितने भी स्पेशल कैरेक्टर हैं, ये तमाम स्ट्रिंग, यानी जो कुछ आप यूं समझ लें कि मैसेज के तौर पर डिस्प्ले करवाएं या आप अपने नाम के तौर पर डिस्प्ले करवाएं, वो सब आपके स्ट्रिंग होंगे। तमाम कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर हैं कीबोर्ड के जो प्रिंट होते हैं, सही है, जिन पे कोई ना कोई जिनसे कुछ ना कुछ हम लोग टाइप करते हैं, लाइक इक्वल टू, प्लस, स्पेशल कैरेक्टर, डॉलर, इसी तरीके से परसेंटेज, ए से लेकर जेड तक, चाहे वो स्मॉल हो कैपिटल हो, इवन उसमें 1 2 3 ही क्यों ना हो, उन 1 2 3 की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती। यानी अगर मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 + 2, तो इसका हरगिज मतलब ये मत समझिएगा कि ये आपको 3 प्रिंट करवा के देगा। क्यों? क्योंकि इस टाइम ये डबल कोटेशन में है, और मैंने आपको कहा डबल कोटेशन में जो कुछ आता है वो एज इट इज प्रिंट होता है। इज इट क्लियर और नॉट? कोई सवाल है तो यहाँ पे पूछें। सर मैंने आपका ही बिल्कुल जैसे आपने बनाया था, मैंने आप ही का नाम लिख के सब कुछ बिल्कुल किया था, लेकिन जब लास्ट स्टेप आया जहाँ पे प्रिंट होना था तो मेरा प्रिंट नहीं हुआ, बाकी स्टेप सारे बिल्कुल सही हुए थे। देखिए उसकी 2 रीजन हो सकती है, आपने CSC करके फाइल का नाम .cs लिखा होगा और इंटर कर दिया होगा जी, लेकिन उसके बाद हमें दोबारा फाइल का नाम लिख के इंटर करना पड़ता है, तब ये डिस्प्ले होता है। जी मैंने सिर्फ दोबारा भी इसको किया था। था जी सर। तो फिर कोई और वजह होगी, यकीनन कोई और वजह होगी। चलें, हाँ, आपने यही वाले कोड को हम लोग दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टेप्स को पढ़ के आइएगा, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि स्टेप्स क्या थे। सबसे पहले फाइल हमारे, ये कोड हमने लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया ये कोड। इसमें 2 इंस्ट्रक्शन है कि भाई एक ये प्रिंट करवा के देगा 1 + 2 एज इट इज प्रिंट करवा के देगा, और उसके बाद एक और स्टेटमेंट प्रिंट करवा के देगा, जो भी है।
अब मैं कोड किसी से नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस फाइल को मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में चला के दिखाना है, मुझे ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। अब मुझे पहला स्टेप कौन बताएगा? पहला स्टेप तो ये होता है कि भाई आप अपनी नोटपैड फाइल को किसी भी नाम से .cs की एक्सटेंशन से कहीं भी सेव कर लो। अब मुझे दूसरा स्टेप कौन बताएगा cmd का? मैंने अब यहाँ पर cmd खोल लिया और फॉर एग्जांपल मेरी फाइल जो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है? वो पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे। अब मुझे उस फाइल को डेस्कटॉप से रीड करवाना है। सर डायरेक्टरी चेंज करेंगे सर? डायरेक्टरी चेंज करेंगे, क्योंकि मेरे पास जो डेस्कटॉप की डायरेक्टरी आती है वो डायरेक्ट डेस्कटॉप से पहले एक और आती है वन ड्राइव के नाम से, वन ड्राइव के नाम से। ठीक है, ये मैं वन ड्राइव पे चले गया। फिर उसके बाद दोबारा से सीडी लिखकर मैं चले जाऊंगा कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। अब ये मैं डेस्कटॉप पे आ गया। अब अगला काम क्या करना है मुझे? सर वो विंडो पे जाके पाथ कॉपी करना है। सही है, वो काम मैं क्यों करता हूँ, उसका रीजन क्या है? कंप्लीट गाइड करते हैं सर इसको कि इसको कौन सी फाइल को रन करवाना है। सर विंडोज पे जाके सी शार्प कंपाइलर का देखो ये वाला काम मैं करता क्यों, बिल्कुल आप सही बता रहे हो, वहां जाके ये काम हो जाएगा, लेकिन मैं करता क्यों हूँ? ताकि मुझे जो है वो इसको बताना है कि भाई ये जो सी शार्प का कोड है, सही है, ये मेरा कंपाइलर रीड करेगा। तो मुझे यहाँ पर उस कंपाइलर का क्या देना पड़ता है? पूरा पाथ देना पड़ता है। कौन सा फ्रेमवर्क जो है वो, कौन से फ्रेमवर्क का कंपाइलर जो है वो मेरे इस कोड को रन करेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पाथ इक्वल टू करने के बाद अब मैं जाऊंगा यहाँ पर अपनी सी डायरेक्टरी में। सी डायरेक्टरी में जाकर विंडोज का फोल्डर होगा, विंडोज के फोल्डर में .NET फ्रेमवर्क, वेरी गुड, माइक्रोसॉफ्ट .NET, इसके अंदर फ्रेमवर्क में आ जाऊंगा। फ्रेमवर्क में कौन सा फ्रेमवर्क? 4 फ्रेमवर्क, 4.0.0319, और इसके अंदर मुझे ये वाला ये कंपाइलर मुझे मिल जाएगा, CSC के नाम से होगा, ये रहा। तो मुझे इस डायरेक्टरी का कि भाई ये वाला कंपाइलर इस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पर इस एड्रेस को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये मुझे अब पता चल जाएगा डेस्कटॉप को कि भाई डेस्कटॉप पे जो पड़ी हुई फाइल है, सही है, उसको ये वाला फ्रेमवर्क जो है वो रीड करेगा। इज इट क्लियर? इसलिए मैंने ये वाला काम किया। फिर उसके बाद अब मुझे क्या, अब डेस्कटॉप को पता चल गया कि भाई कंपाइलर कौन सा है, भाई ये वाला कंपाइलर है 4. तो अब ये कंपाइल करने की, अब उस फाइल को, आपकी जो फाइल है human.cs के नाम से जो है, उसको हमें पहले कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल करने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखते हैं C# कंपाइलर CSC, देन उसके बाद फाइल का नाम विद एक्सटेंशन। फिर जब हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरी फाइल जो है वो कंपाइल हो गई। अब मुझे इस फाइल को क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, डिबग करना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूंगा ह्यूमन, अपनी फाइल का नाम, और जब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर मुझे दोनों स्टेटमेंट मुझे मिल जाएंगे। ये देखें 1+2, मेरा ये एक मेरी ये वाली प्लीज अपना माइक बंद कर दिया करें, अननेसेसरी माइक मत खोला करें, पिछली क्लास में बताया था, बहुत डिस्ट्रप्शन होती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट हमारा, आई एम द स्टूडेंट ऑफ MSSC PF की। इज इट क्लियर और नॉट? जी, आपको वो मैं बता रहा हूँ ना कि कंपाइलर कौन सा यूज करना है। आपको फ्रेमवर्क 4 वर्जन यूज करना है आपको। चलो भाई, ये बात तो हो गई, ये हमारे पास पहली लैब का हिस्सा था। अब जो भी काम हम लोग करेंगे अपने प्रॉपर IDE पे हम लोग C# प्रोग्रामिंग करेंगे। इसका मकसद ये था कि भाई अगर किसी के पास कोई IDE नहीं है तो वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कर सकता है, नोटपैड से कर सकता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो C# लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो IDE यूज होगी वो होगी विजुअल स्टूडियो 2013।
कोई भी वर्जन यूज कर सकते हैं, 2010 भी कोई यूज कर रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मुझसे ज्यादा वर्जन यूज कर रहा है मुझे तब भी कोई एतराज नहीं है, बस मुझे C# का कोड चाहिए चलता हुआ आप लोगों के पास, ठीक है। तो अब मेरे पास जो वर्जन है वो क्या है, विजुअल स्टूडियो 2013 अल्टीमेट वर्जन, ठीक है। IDE का क्या मतलब, कुछ भी कर लें आप लोग, सबलाइम पे करके दिखा दें आप लोग, C++ उस पे करके दिखा दें, Notepad++ पे करके दिखा दें, बस मुझे तो आप लोगों का C# कोड चाहिए। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा कि भाई आप लोग विजुअल स्टूडियो से ज्यादा स्मूथ, और मेरे ख्याल से अभी तक की कोई भी नहीं है। IDE का मतलब क्या होता है भाई, एक साहब ने बताया, मोहम्मद शहरियार ने, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब इसका मतलब भी बता दो आप, वॉइस में बता दो भाई। मोहम्मद शहरियार गौरी 12664, आपने विजुअल स्टूडियो को IDE क्यों कहा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट? कोडिंग कर सकते हैं C# की इजीली, इस पे इंटेलिजेंस वगैरह हो सकती है और क्लासेस वगैरह बन जाएंगी। बस इसीलिए इसको IDE कहते हैं। सर दूसरों को भी बोल सकते हैं, वैसे तो सबलाइम भी IDE है, ड्रीमवीवर भी है। हाँ तो इनको IDE क्यों कहते हैं, इनमें सर ये इसमें काम होता है इसलिए, कोडिंग होती है सर इसलिए। इसमें सर एग्जीक्यूशन भी हो जाती है ना। देखो तुम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से समझो ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये C# हमारा एक एनवायरनमेंट है, सिर्फ एक एनवायरनमेंट है, क्या इसमें सिर्फ C# ही इंप्लीमेंट होता है? नहीं सर, दूसरी भी लैंग्वेजेस हो जाती हैं। बस ये मेरा जवाब था, ये मुझे चाहिए था कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अपना न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूं, और न्यू क्रिएट करने जा रहा हूं, तो आप यहाँ पे टेम्पलेट्स देखो भाई, मेरे पास ये विजुअल बेसिक एक अलग कहानी है, लैंग्वेज है, विजुअल C# एक अलग लैंग्वेज है, C++ एक अलग लैंग्वेज है, F# एक अलग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक अलग है, और इसी तरीके से अदर प्रोजेक्ट टाइप। तो अब आप ये देखो, पूरा IDE तो एक है, लेकिन इसने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमें कितने दे दिए, 1 2 3 4, वेब डेवलपमेंट अलग। मल्टीपल अब अगर हम दे लोग दिए। C# की बात करें तो C# में स्टोर एप्लीकेशन अलग है, वेब एप्लीकेशन अलग है, क्लाउड एप्लीकेशन अलग है, डिफरेंट। यहाँ पे आप देखो वेब एप्लीकेशन में भी हमारे पास कितने टाइप की एप्लीकेशन, ASP.NET एप्लीकेशन आ गई। एनवायरनमेंट क्या है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट है, प्लेटफॉर्म क्या है, एक ही है, IDE एक है, जो कि हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट करवाता है, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। सर की आवाज आ रही है किसी को? नहीं भाई। सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा वेट करना पड़ा आप लोगों को। अच्छा, हमारी मीटिंग भी एंड होने जा रही है, 4 मिनट की रह गई। सर नमाज का ब्रेक देते। अभी 1:30 अभी नहीं, बजे 1:15 बजे तक।
सवा 1 बजे तक। 1:45 बजे होती है नमाज। सर यहाँ पे सवा 1 बजे। चलो ठीक है, इस सेशन के बाद चाहो तो 20 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर लेंगे क्लास। बात तो बराबर है, कभी भी लो। सर नहीं, सवा 1 बजे तक दीजिएगा, वो जमात पड़ जाएगी। देखो ये इस सेशन के बाद लेना तो लो, वरना मैं दूसरा सेशन स्टार्ट कर दूंगा, वो 40 मिनट का होगा। अभी डिसाइड कर लो। अच्छा सर 1:30 पे भी यहाँ से जवाब। अब देख लो, चॉइस इज योर्स। 40 मिनट का सेशन होगा पूरा वो। सर 40 मिनट बाद देना। बट ठीक है, इसके बाद एक और सेशन लेंगे, फिर उसके बाद ब्रेक कर लेना आप लोग। ओके सर। अच्छा जी, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। समझ में आ गया क्या होता है आईडीई? बिल्कुल सर आपने सही आपका बताया था कि जहाँ पे कोडिंग हो, लेकिन कोडिंग डिफरेंट एनवायरनमेंट पे हो तो उसको हम लोग आईडीई कहते हैं। जो हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट पे काम करने का मौका दे वो क्या है? आईडी। तो विजुअल स्टूडियो क्या है हमारे पास? आईडी। अच्छा, हम लोगों ने इस सेमेस्टर में वर्किंग क्या करनी है? हम लोगों ने वर्किंग क्या करनी है भाई? वो ये करनी है कि C# हमारी लैंग्वेज है, और C# में कहीं कंसोल एप्लीकेशन लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? काली स्क्रीन कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ये लिखा हुआ। तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद ये आपका कोई भी फाइल का नाम आ सकता है। तो हम लोग यहां पर माय फर्स्ट कंसोल एप्लीकेशन अंडरस्कोर लैब नंबर 2, ये हमने अपनी फाइल का नाम रख दिया। अब जब मैं यहाँ पे इसको ओके करूंगा तो अब आप यहाँ पे नोटिस करना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कोड ऐसा होगा जो हमने नोटपैड फाइल में लिखा था। अब जैसे मैं फाइल ओपन करूंगा ना, देखें क्लास, ये कोड मैंने नहीं लिखा, ये कोड बिल्ट इन है, पहले से लिखा हुआ है। अगर नोटिस करो तो लास्ट क्लास में ये लिखा था यूजिंग सिस्टम, नेम स्पेस का कीवर्ड लिखा था, और नेम स्पेस क्या थी? नेम स्पेस यहां पर क्या है? जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है। तो इसलिए आप लोगों ने अगर कोई डिफरेंट टॉपिक्स भी देखे होंगे, गूगल किया होगा, तो वहां पे लोग कहते हैं कि भाई नेम स्पेस क्या होती है? जो आपके प्रोजेक्ट का नाम होता है। भाई ये नेम स्पेस है, ये आपका प्रोजेक्ट है। यूं समझ लें कि आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो ये है। उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या चीजें कंसिस्ट करती हैं? 2 चीजें, एक क्लास कंसिस्ट करती है जो कि, और उस क्लास के अंदर उसका एक मेन मेथड होता है। आप लोगों ने पूरे सेमेस्टर में जो भी वर्किंग करनी है मेथड और फंक्शन के अलावा, वो इस दोनों ब्रैकेट के अंदर लिखनी है। बाकी ना तो इस सेमेस्टर में आपका काम इससे पड़ेगा, ठीक है? और हाँ, ये नेम स्पेसेस जो रिक्वायर्ड होंगी हमें, वो हम देखेंगे। तो अब जैसे यहां पर आप देखो कि ये भी कहलाती हैं नेम स्पेसेस। ये कौन सी हैं? ये सिस्टम नेम स्पेसेस होती हैं। और ये वाली जो नेम स्पेस है, जो नेम स्पेस के कीवर्ड के साथ है, ये हमारी यूजर डिफाइंड नेम स्पेस है। अब नेम स्पेस का मतलब यूं समझो, अब ये प्रोजेक्ट